नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता, जो हमने कल पढ़ा था 1857 से 1900 ईस्वी तक जिसका समय है, जिसके अंतर्गत भारतेंदु मंडल और उनके सदस्यों का अध्ययन किया हमने कि किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन दिया और गद्य को आगे बढ़ाया, है ना। इसी में हम अन्य तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं कि खड़ी बोली कविता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। कविता वर्धनी सभा और बहुत सारी जो पत्रिकाएं हरिश्चंद्र ने निकाली, उनमें खड़ी बोली का क्या योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो अध्ययन किया था उससे आगे का है ये। नई चेतना के फलस्वरूप उन्होंने भारतेंदु के बारे में बात चल रही है कि भारतेंदु के कुछ निबंध थे, उन्होंने सभी निबंध लिखे थे। प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग, विनोद, उदारता, सजीवता, सभी कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में थी। उसमें और क्या था, उन्होंने अपने संपूर्ण युग चेतना को, नई चेतना के फलस्वरूप उन्होंने मरणोन्मुखी रूढ़ियों को सर्वोच्च झटका दिया। जो परंपराएं, रूढ़ियों जो बिल्कुल समाप्त हो रही थी हमारे समाज में, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। काशी नामक निबंध में हिंदुओं के अंधविश्वास और अज्ञान का बुरी तरह पर्दाफाश किया है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कि किस प्रकार हिंदू अंधविश्वास में आकर कई सारे गलत कार्यों को करते हैं, तो उन्होंने उन गलत कार्यों को करने से बचाने की प्रेरणा दी है। तदीय सर्वस्व अस्पृश्यता और बाह्य आडंबर का उद्घाटन करने में वे किसी तरह का कोर कसर नहीं करता। एक तदीय समाज की उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने अस्पृश्यता को और जो बाह्य आडंबर, पुरानी परंपराएं, रूढ़ियों हैं, उनके बारे में उन्होंने उनका उद्घाटन किया है कि किस प्रकार हमारे समाज में ये हमें अंदर से खोखला कर रही हैं। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों की संकीर्णताओं पर भी गहरा प्रहार किया है। यात्रा वर्णन के बीच बीच जहाँ कहीं उन्हें अवकाश मिलता है, रूढ़ियों पर चोट करने से वे बाज नहीं आते। यानी जहाँ उन्हें कहीं हमारे समाज में गलत प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ दिखती हैं, उन्हें वह उनके बारे में वो चोट करते हैं, उस पर उसके बारे में लोगों को जागरूक भी करते हैं। एक व्यक्ति का पिता पानी में डूबकर मर गया है। पंडित जी ने जिस मंत्र से पिंडा कराया, उसका उल्लेख भारतेंदु ने यूं किया है। आर गंगा पार, गंगा बीच में पड़ गई रेत, तहाँ पर गए गाय को चले बुझ बुला देत, धर दे पिंडवा। यानी उन्होंने पिंडदान जो करते हैं उसके बारे में उन्होंने इस तरह के जो उल्लेख किया है वो इस प्रकार है। सब जाते गोपाल की शीर्षक से, ये शीर्षक है, सब जात गोपाल की शीर्षक से ही जाति पाति के विभेद का विरोध उन्होंने किया है। अपने देशवासियों के अज्ञान, संकीर्णता आदि की घोर भर्त्सना करते हुए वे उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, में वे लिखते हैं, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि कां चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। यह कार्य स्वयं भारतेंदु कर रहे थे कि किस प्रकार हनुमान जी, हमारे समाज में देखा होगा आपने कि व्यक्ति को अपनी वो भूल जाते हैं तो उन्हें याद लगाई जाती है। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, फिर उन्हें शक्तियाँ याद लगाई जाती हैं, तो वो अपना बहुत सारा कार्य वो अपने बल से कर देते हैं। उसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवासियों को संज्ञा दी है। यह कार्य स्वयं भारतेंदु कर रहे हैं। उन्होंने उसी में और आगे कहा है, जो लोग अपने ही देश के हितैषी लगाते हों, वो अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा। जब तक 100-200 आदमी बदनाम न होंगे, जात से बाहर निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं जाएंगे, कैद न होंगे, वरन जान से मारे जाएंगे, तब कोई देश नहीं सुधरेगा। वस्तुतः यह सुधार की बात नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। देश की गरीबी, कर क्लेश, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख तो उन्होंने जगह जगह पर किया है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें यह भी कहा है कि अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करो, दूसरे देश की लाई हुई वस्तुओं का त्याग करो। जातीय संगीत नामक निबंध में पुस्तक लिखने के लिए अनेक विषयों का निर्देश किया है जो तत्कालीन जागरूकता का प्रमाण है। बाल्य निकेतन, जन्मपत्री के विधि, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, स्वधर्म चिंता, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, फूट, बैर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातीय और बहुभक्ति, योग्य पूर्वज, आर्यों की स्तुति, जन्मभूमि, आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा, अदालत, हिंदुस्तान की वस्तु, हिंदुस्तानियों को व्यवहार करना, भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन। ये विषय स्वयं भारतेंदु की चतुर्मुखी जागरूकता के परिचायक हैं। इनमें से कुछ विषय शिक्षात्मक हैं, पर अधिकांश जन्मभूमि तथा उनकी समस्याओं से संबंध है। सच पूछिए तो भारतेंदु के निबंध, नाटक, काव्य सभी कुछ इन्हीं विषयों को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, अतः वे सौदस। भारतवर्ष, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, उन्होंने अपने आसपास, अपने समाज में यह सब देखा कि किस प्रकार व्यक्ति पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास और बहुत सारी जो पुरानी प्रथाएं हैं उनमें जकड़ा हुआ है। तो उन सब से वो उन्हें बाहर निकालना चाहते थे, उनको सही स्थिति का ज्ञान कराना चाहते थे। तो यही सब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध के विषय भी बनाए हैं कि जो विषय हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग हिंदी पढ़ने लिखने लगे, तो उन्होंने सोचा कि जहाँ तक व्यक्ति की आवाज़ नहीं जाती वहाँ वो पत्र पत्रिकाएं जाती हैं, तो इससे समाज में बदलाव होगा। भारतेंदु के सतर्कता पूर्वक अपने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का भरसक परिहार किया। यूं तो आवश्यकता अनुसार भाषा का परिष्कार संस्कार होता चला आ रहा था। राजा शिव प्रसाद और ने राजा भोज का सपना में जिस पुष्ट भाषा शैली का व्यवहार किया, अथवा राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने अनुवादों में भाषा शैली की जो सरसता उत्पन्न की थी, वह इस बात का द्योतक है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी का गद्य का निखार हो चला था, पर भारतेंदु ने उसे व्यवस्था देकर आगे बढ़ाया। यानी काम तो शुरू हो गया था, पर भारतेंदु ने उसे नए सिरे से समझा, देखा और उसे आगे पहुंचाया। भारतेंदु को अनेक विषयों पर स्वदेश से लिखना था। उक्त दोनों अनुवादों में पूर्व निश्चित विचारों और भावों को ढालना था, पर हरिश्चंद्र को दोनों दृष्टियों से मौलिक प्रयास करना था। उन्हें अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाना था, उनको जगाना था, उनमें पूर्ण चेतना को विकसित करना था। इसीलिए उनकी शैली पर व्याख्यात्मकता की छाप साफ देखी जा सकती है, किंतु यह धार्मिक व्याख्यानों से भिन्न है, क्योंकि इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किन्हीं अंशों में प्रतिफलित हुआ है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा उसे जनता तक पहुंचाया और उससे उनको जगाना था। व्यक्ति जो अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उनसे उसे बाहर भी निकालना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मकसद था ये। उन्हें इतिहास का अद्भुत बोध था। मुसलमानी शासन के अत्याचार से मुक्त होकर हिंदू जनता को राहत का अनुभव हुआ। इस तथ्य का भारतेंदु ने खुद उल्लेख किया है। इसके आधार पर कुछ लोग, जिनमें तथाकथित प्रगतिवादी भी शामिल हैं, भारतेंदु की रचनाओं में हिंदू राष्ट्रवाद सूंघ लेते हैं। ऐसे लोगों को अपनी घ्राण शक्ति ठीक करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अकबर और औरंगजेब, महात्मा मोहम्मद, बीबी फातिमा आदि निबंध पढ़ना चाहिए, जिनमें मुसलमानी धर्म के प्रति उनका आदर और सम्मान व्यक्त हुआ है। अंग्रेजी राज्य की कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। प्रेस, मुद्रण यंत्र, यातायात के नए साधन, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी ही सुविधा के लिए यातायात के साधन करे, प्रेस करे, मुद्रण यंत्र, ये सब फिर धीरे धीरे भारतीयों के लिए भी इन चीज़ों से सुलभता होती चली गई। धार्मिक दृष्टि से वे भी उदार थे, अतः उसकी प्रशंसा न करना भी प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन वे मुसलमानी राज को प्लेग और अंग्रेज राज्य की क्षय का रोग कहते थे। अंग्रेजों की शोषण नीति के सख्त खिलाफ थे। इसके प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया, औद्योगिकरण की मांग की और निज भाषा की उन्नति का सब उन्नति का मूल कहा। यानी हमारे देश की उन्नति, हमारी भाषा की उन्नति होगी तो सबकी उन्नति होगी। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के इजारेदारों, पंडों, पुरोहितों, मौलवियों, राजा, जमींदारों, अमलों पर गहरा प्रभाव
प्रहार उन्होंने किया है। राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का प्रयोग पहली बार उन्होंने किया। भाषा के संबंध में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, यद्यपि उसका निर्वाह वे सर्वत्र नहीं कर सके, फिर भी भरसक उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामान्यतः उनके वाक्य छोटे, व्यंजक और भावपूर्ण होते हैं। भाषा की सफाई और सरलता उनके समसामयिक किसी अन्य लेख में नहीं मिलेगी। हास्य और व्यंग्य के लिए उनका अद्भुत योगदान है। तो आज के सत्र में इतना ही। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन किया।